एग्जाम लेवल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल पढ़ेंगे जो कि यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, एमटीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास आपके भेजे हुए भूगोल के कुछ शानदार नोट्स हैं और आज हम इनमें से सौर मंडल के सबसे दिलचस्प और जरूरी पहलुओं को निकालेंगे। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला सवाल, ये ग्रह आखिर हैं क्या? मतलब आपके नोट्स के हिसाब से ये वो आकाशीय पिंड है जो सूरज के चारों ओर एक तय रास्ते पर चक्कर लगाते हैं। हाँ, और वो रास्ता गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। बिल्कुल सही। और आज का हमारा मिशन सिर्फ इन 8 ग्रहों की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे पैटर्न को समझना है। हम देखेंगे कि सूरज से दूरी, इनका आकार और इनकी बनावट, हाँ मतलब कैसे इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती हैं। और वो खास बातें जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं, उन पर भी गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। सूरज से दूरी के हिसाब से इनका क्रम क्या है? ये तो मतलब स्कूल में भी रटाया जाता था। हाँ, ये क्रम तो सीधा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध सबसे पास, वरुण सबसे दूर। सिंपल है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है जिसे आपके नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है। मंगल और बृहस्पति के बीच की खाली जगह। अच्छा। वो जगह असल में खाली नहीं है। वहां लाखों छोटे बड़े चट्टानी टुकड़े हैं जिसे हम क्षुद्र ग्रहों की पेटी या एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ओके। और ये सिर्फ एक बेल्ट नहीं है, ये सौरमंडल के बीच की एक सरहद है, एक बाउंड्री लाइन। सरहद, ये तो सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मतलब ये किसी तरह का बंटवारा करती है। सरमल, बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि ये सौरमंडल को 2 बिल्कुल अलग-अलग परिवारों में बांटती है। 2 परिवार? हाँ, एक तरफ है सूरज के करीबी चट्टानी और छोटे ग्रह, और दूसरी तरफ है इस सरहद के पार रहने वाले गैस के विशालकाय और ठंडे ग्रह। अच्छा, तो ये बंटवारा ग्रहों को समझने में मदद करता है। बहुत ज्यादा। समझ गई। तो दूरी का क्रम तो ठीक है, लेकिन आपके नोट्स में एक और लिस्ट है जो इस क्रम को पूरी तरह से उलट-पुलट देती है और वो है आकार के हिसाब से। हाँ। यहाँ तो 5वें नंबर का ग्रह बृहस्पति अचानक पहले नंबर पे आ जाता है। यही तो मजेदार बात है। आकार के मामले में बृहस्पति राजा है, क्रम है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। और उसके बाद जाकर हमारी पृथ्वी का नंबर आता है 5वें नंबर पर। हाँ, फिर शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बेचारा बुध। 1 मिनट, ये आकार वाली लिस्ट तो काफी अजीब है। पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी लगती है वो 5वें नंबर पर है। इसका जवाब भी उसी सरहद यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट में छिपा है। कैसे? बेल्ट के अंदर के ग्रह चट्टान और धातु जैसी भारी चीजों से बने, इसलिए वो छोटे और ठोस रह गए। और बाहर वाले? जबकि बेल्ट के बाहर वाले ग्रहों ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों को अपनी तरफ खींच लिया और फूलकर बहुत बड़े हो गए। अब समझ आया। मतलब एक ही परिवार के सदस्य एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। वैसे नोट्स में आकार के क्रम को याद रखने के लिए एक मजेदार ट्रिक भी दी है। बसपा अब पशु में बुध। ये थोड़ा अजीब है पर शायद। हाँ, ये ट्रिक्स परीक्षा के लिए बनाई जाती हैं। ब से बृहस्पति, स से शनि, प को छोड़कर अ से अरुण, ब से वरुण, फिर प से पृथ्वी, शु से शुक्र, म से मंगल और आखिर में बुध। ये बस दिमाग में क्रम बिठाने का एक तरीका है। चलिए अब एक और पैमाने पर आते हैं, घनत्व यानी डेंसिटी। नोट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा घनत्व हमारी पृथ्वी का है। हाँ, और ये बहुत खास बात है। पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो शनि का है। उसका घनत्व है सिर्फ 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सही कहा, ये पानी के घनत्व से भी कम है। ये बात तो सुनने में कमाल की है कि शनि पानी पर तैर सकता है, पर इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब क्या वहां कोई ठोस सतह भी है जिस पर हम खड़े हो सकें? यही तो हेक्सियम है। इसका मतलब है कि शनि ज्यादातर हल्की गैसों से बना है। वहां पृथ्वी जैसी कोई ठोस जमीन है ही नहीं। ओह। अगर आप शनि पर उतरने की कोशिश करेंगे तो आप बस गैस के बादलों में नीचे और नीचे धंसते चले जाएंगे। वाह, तो अब मुझे वो 2 परिवारों वाली बात और अच्छे से समझ आ रही है। बिल्कुल। इसीलिए तो पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक या चट्टानी ग्रह कहते हैं। और आखिरी 4? और आखिरी 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य या गैसीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब ग्रहों की चाल को समझते हैं, उनकी गति। नोट्स में 2 तरह की गतियों का जिक्र है। हाँ, और ये दोनों बहुत जरूरी हैं।
पहली है घूर्णन यानी रोटेशन। अपनी जगह पर ही घूमना, जैसे लट्टू नाचता है। बिल्कुल, इसी से दिन और रात होते हैं। और दूसरी गति है परिक्रमण, रेवोल्यूशन। मतलब सूरज का चक्कर लगाना। सही, जिससे साल बनते हैं और मौसम बदलते हैं। और यहाँ एक पैटर्न है, ज्यादातर ग्रह हमारी पृथ्वी समेत अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सूरज पूर्व से उगता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस परिवार में दो विद्रोही सदस्य भी हैं। विद्रोही कौन है वो? शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस। अच्छा, ये दोनों बाकियों से बिल्कुल उल्टी दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसका मतलब अगर हम शुक्र या अरुण पर गए तो सूरज पश्चिम से उगेगा। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कमाल है। चलिए, अब इन दोनों परिवारों के हर सदस्य से एक एक करके मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सूरज के सबसे करीबी बुध से। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है। सूरज के इतने पास होने की वजह से ये अपना एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी अगर आप बुध पर होते तो हर 3 महीने में आपका जन्मदिन आता। बिल्कुल, लेकिन शायद आप जिंदा ही ना बचते, क्योंकि बुध के पास वायुमंडल नहीं है, कोई कंबल नहीं है जो गर्मी को रोक सके। तो दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड। बहुत ज्यादा। दिन में तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मतलब सीसा भी पिघल जाए। हाँ, और रात में गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये तो डरावना है। अब आते हैं अगले ग्रह शुक्र पर। यहाँ एक पहेली है। नोट्स कहते हैं कि बुध सूरज के सबसे करीब है, लेकिन सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऐसा क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब वायुमंडल के उस कंबल वाले आइडिया में छुपा है। मतलब? शुक्र का वायुमंडल बहुत ही घना है और उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। अच्छा, ये गैस एक मोटे कंबल की तरह काम करती है। सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती है, लेकिन बाहर नहीं जाने देती। ग्रीन हाउस प्रभाव। ओह, तो इस वजह से शुक्र इतना गर्म है। हाँ, इसी वजह से शुक्र का तापमान हमेशा 470 डिग्री के आसपास बना रहता है। तो एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि किसी ग्रह पर कितनी गर्मी होगी ये सिर्फ सूरज से दूरी पर निर्भर नहीं करता। आपने बिल्कुल सही समझा। उसका वायुमंडल तय करता है कि वो गर्मी को रोकेगा या जाने देगा। शुक्र को सांझ और भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि ये सुबह और शाम को सबसे ज्यादा चमकता है और आकार में लगभग पृथ्वी जितना है। लेकिन इसकी एक और अजीब बात है। क्या? यहाँ का एक दिन मतलब 243 पृथ्वी दिन इसके एक साल यानी 225 पृथ्वी दिन से भी बड़ा होता है। ये तो बहुत ही अजीब है। और अब हमारा घर, हमारी पृथ्वी, सूर्य से दूरी में तीसरा और आकार में 5वां एकमात्र ग्रह जहां जीवन है। और 71% पानी की वजह से अंतरिक्ष से नीली दिखती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की एक और खास बात है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसका अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुका होना। इसी झुकाव की वजह से यहाँ मौसम बदलते हैं। बिल्कुल, गर्मी, सर्दी, बरसात सब इसी वजह से हैं। और जब हम जीवन की बात करते हैं तो सबकी नजरें हमारे पड़ोसी मंगल पर जाती हैं। नोट्स बताते हैं कि मंगल कई मायनों में पृथ्वी का छोटा भाई जैसा है। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं उसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से। मतलब सीधी भाषा में कहें तो जंग। लेकिन जो बात इसे पृथ्वी जैसा बनाती है वो है इसका अपनी धुरी पर झुकाव। ये भी करीब 25 डिग्रीज झुका हुआ है। हाँ, जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री के बहुत करीब है। इसीलिए मंगल पर भी पृथ्वी की तरह ही मौसम बदलते हैं। और मंगल के 2 छोटे-छोटे चांद भी हैं, फोबोस और डीमोस। और डीमोस तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मोन्स और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलिम्पिया दोनों मंगल पर ही हैं। हाँ, वो निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। बाप रे। तो ये था हमारा चट्टानी ग्रहों का परिवार। अब एस्टेरॉयड बेल्ट की सरहद पार करके चलते हैं गैस के विशाल ग्रहों के परिवार में। और इस परिवार का मुखिया है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इतना बड़ा कि बाकी सारे 7 ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। और सिर्फ बड़ा ही नहीं, सबसे तेज भी। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। हाँ,
अपना एक चक्कर सिर्फ 10 घंटे में पूरा कर लेता है। मतलब बृहस्पति पर 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात। और इसके उपग्रहों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, लगभग 79। जिनमें से गैनीमीड तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बुध ग्रह से भी बड़ा। अब आते हैं बृहस्पति के पड़ोसी शनि पर, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर है। हाँ, लेकिन ये छल्ले हैं क्या? क्या ये ठोस है? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में ये छल्ले करोड़ों अरबों बर्फीले टुकड़ों और चट्टानों से बने हैं। कुछ धूल के कण जितने छोटे तो कुछ एक घर जितने बड़े। और हाल की खोजों के अनुसार शनि अब उपग्रहों का भी राजा है। हाँ, 82 उपग्रहों के साथ इसने बृहस्पति को पीछे छोड़ दिया है। और हाँ, इसका घनत्व सबसे कम है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब अगले ग्रह पर चलते हैं, अरुण। ये भी उन 2 विद्रोही ग्रहों में से एक है जो उल्टा घूमता है। हाँ, लेकिन अरुण की असली पहचान उसका अजीब झुकाव है। झुकाव? जहां बाकी ग्रह लट्टू की तरह घूमते हैं, वहीं अरुण अपनी धुरी पर करीब 82 डिग्री झुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई गेंद लुढ़क रही हो। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल। और इसके वायुमंडल में मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हरा ग्रह जैसा दिखता है। और आखिर में सौर मंडल के सबसे ठंडे और सबसे दूर के कोने में है वरुण, नेपच्यून। अपनी दूरी की वजह से ये सूरज का एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लेता है, लगभग 165 पृथ्वी वर्ष। 165 साल। मतलब अगर कोई वरुण पर पैदा होता तो उसे अपना पहला जन्मदिन मनाने के लिए पृथ्वी के 165 साल इंतजार करना पड़ता। हाँ, ये एक बर्फीली, तूफानी और अंधेरी दुनिया है। ये तो हो गए 8 ग्रह, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नोट्स में कुछ और आकाशीय पिंडों का भी जिक्र है, जैसे यम यानी प्लूटो। हाँ, प्लूटो की कहानी थोड़ी दुखद है। अगस्त 2006 तक हम सब 9 ग्रह पढ़ते थे। हाँ, मुझे याद है। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने ग्रह होने की परिभाषा को और साफ किया। उन्होंने 3 शर्तें रखी। क्या शर्तें थी वो? पहली, वो सूरज का चक्कर लगाए। दूसरी, वो इतना बड़ा हो कि अपनी ग्रेविटी से गोल हो जाए। और तीसरी, उसने अपनी कक्षा के आसपास के छोटे-मोटे पिंडों को साफ कर दिया हो। और प्लूटो तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाया। बिल्कुल। प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा को काटती है और उसके रास्ते में और भी कई बर्फीले पिंड हैं। इसलिए उसे ग्रह के दर्जे से हटाकर एक नई श्रेणी, बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। सही। और क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु क्या है? क्षुद्र ग्रह वही चट्टानी टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच की उस सरहद में घूम रहे हैं। और धूमकेतु? धूमकेतु, जिन्हें पुच्छल तारा भी कहते हैं, वो धूल, बर्फ और गैस से बने गंदे बर्फीले गोले होते हैं। गंदे बर्फीले गोले? हाँ, जब ये घूमते हुए सूरज के पास आते हैं तो सूरज की गर्मी से इनकी बर्फ और गैस भाप बनके उड़ने लगती है, जिससे एक लंबी चमकदार पूंछ बन जाती है। और मजेदार बात यह है कि ये पूंछ हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में होती है। जैसे हेली धूमकेतु। बिल्कुल, जो हर 76 साल में एक बार पृथ्वी से दिखाई देता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने जो भी पढ़ा उसका सार क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा सौरमंडल सिर्फ 8 ग्रहों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये 2 अलग-अलग परिवारों, उनके मुखियाओं, कुछ विद्रोहियों और बीच में बिखरे मलबे की एक पूरी कहानी है। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। परीक्षा के नजरिए से भी मुख्य बात पैटर्न और अपवादों को समझना है। जैसे आंतरिक और बाह्य ग्रहों में क्या अंतर है? कौन से 2 ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और क्यों? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? यही तुलनात्मक तथ्य सवाल बनकर आते हैं। तो हर ग्रह की 1 या 2 सबसे अनोखी बातें याद रखना ही सफलता की कुंजी है। आज हम सीधे उस खगोलीय घड़ी की बात करेंगे जो हमारे दिन, हमारे साल और यहाँ तक कि हमारे मौसम भी तय करती है। हाँ, और मिशन बिल्कुल साफ है। ये समझना कि हमारा ग्रह कैसे घूमता है, क्यों दिन रात होते हैं और मौसम कैसे बदलते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे पृथ्वी की 2 सबसे बुनियादी गतियों से जो हमारे जीवन को हर पल प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले बात करते हैं घूर्णन की, जिसे हम सब दैनिक गति भी कहते हैं। हाँ, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है और इसी से दिन रात होते हैं। लेकिन क्या ये ठीक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? ये एक आम धारणा है, पर यहीं पर पहला दिलचस्प मोड़ आता है। सटीक समय है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अच्छा, तो ये 4 मिनट का अंतर कहाँ जाता है? हमारी घड़ियां तो 24 घंटे की होती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए,
वो जो 23 घंटे 56 मिनट वाला समय है, वो पृथ्वी को तारों के मुकाबले एक चक्कर पूरा करने में लगता है। ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी घूम रही होती है तो वो साथ साथ सूरज का चक्कर भी लगा रही है। तो अगले दिन सूरज को आसमान में ठीक उसी जगह पर वापस लाने के लिए पृथ्वी को थोड़ा सा ज्यादा घूमना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त 4 मिनट का घुमाव है वो मिलाकर हमारा 24 घंटे का दिन बनता है ना? एकदम सही। और इसी 24 घंटे के सौर दिवस पर हमारी पूरी जिंदगी आधारित है। वाह। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, पृथ्वी एकदम सीधी नहीं घूमती, सही कहा ना? ये थोड़ी झुकी हुई है। बिल्कुल। और अगर इस पूरी कहानी में कोई हीरो है तो वो यही झुकाव है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये मामूली सा झुकाव ही इतना महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसका असर हम आगे की चर्चा में देखेंगे, खास तौर पर जब हम मौसमों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई दैनिक गति। अब आते हैं वार्षिक गति पर, जिसे परिक्रमण कहते हैं। ये क्या है? परिक्रमण पृथ्वी की वो गति है जिसमें वो सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा यानी ऑर्बिट में एक चक्कर पूरा करती है, और इसमें 365 दिन लगते हैं। लगभग। सटीक समय है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। इसी गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ ये समझना दिलचस्प हो जाता है, स्रोतों में एक नोट है कि दिन रात का छोटा बड़ा होना सिर्फ एक नहीं, बल्कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और परिक्रमण दोनों का मिला जुला नतीजा है। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो अपने झुकाव के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज के ज्यादा सामने होता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। और जिस हिस्से पर सूरज की किरणें ज्यादा सीधी पड़ती हैं, वहां गर्मी होती है और दिन लंबे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हमने सुना कि एक साल 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है। तो इन अतिरिक्त 6 घंटों का क्या होता है? हमारा कैलेंडर तो 365 दिन का होता है। यहीं पर लीप वर्ष का गणित काम आता है। अगर हम इन अतिरिक्त घंटों को नजरअंदाज कर दें तो हमारा कैलेंडर हर साल असल समय से 6 घंटे आगे निकल जाएगा। और कुछ 100 सालों में तो जुलाई में बर्फ पड़ने लगेगी। हाँ, कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो मोटे तौर पर हर साल के 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे बन जाते हैं। मतलब एक पूरा दिन। हाँ, एक पूरा दिन। और इसी एक अतिरिक्त दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, जिससे उस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं और उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। एकदम सही। ये हमारे कैलेंडर को पृथ्वी की वास्तविक परिक्रमा के साथ तालमेल में रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। चलिए अब पृथ्वी के झुकाव और परिक्रमा के सीधे प्रभाव पर आते हैं। स्रोतों में कुछ खास तारीखों का जिक्र है, जैसे संक्रांति। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को होती है ग्रीष्म संक्रांति। इस दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है। तो सूरज की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। हाँ, और नतीजा ये होता है कि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। और इसका ठीक उल्टा दिसंबर में होता होगा। सही। 22 दिसंबर को शीत संक्रांति होती है। तब सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन? बिल्कुल। संक्रांति के अलावा विषुव का भी जिक्र है। ये क्या होता है? विषुव या इक्विनॉक्स साल के वो 2 दिन होते हैं जब सूरज सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। मतलब जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है और न ही उससे परे, एक तरह से न्यूट्रल। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। ये दिन है 21 मार्च, जिसे वसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर यानी शरद विषुव। और इन दोनों तारीखों पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। लगभग बराबर। इसीलिए तो इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, जिसका मतलब ही है बराबर रात। तो क्या कोई ऐसी जगह भी है जहाँ दिन रात हमेशा बराबर होते हैं? हाँ है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर। वहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें साल भर लगभग लंबवत मतलब सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं और कोई खास ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता। चलिए अब उस बात को समझते हैं जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एकदम गोल चक्कर लगाती है? स्रोतों से तो लगता है कि ये दूरी बदलती रहती है। हाँ, और यहाँ ये जानना आकर्षक है कि पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह से गोलाकार नहीं बल्कि थोड़ी अंडाकार है। तो इसका मतलब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। हाँ, औसत दूरी तो लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन ये बदलती है। तो हम सूरज के सबसे करीब कब होते हैं? उस स्थिति को उपसौर यानी पेरिहेलियन कहते हैं,
और ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है तब हम सूरज के सबसे करीब होते हैं। बिल्कुल, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा वाव मोमेंट है। उस वक्त पृथ्वी सूरज से सबसे पास यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है। ये सुनकर शायद कई लोगों को हैरानी होती है। और सबसे दूर वाली स्थिति को अपसौर यानी एपिहेलियन कहते हैं, वो जुलाई में होती है। तो तब हम सूरज से सबसे दूर होते हैं जब यहाँ गर्मियाँ होती हैं? हाँ, तब दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। इससे ये बात और भी पुख्ता होती है कि मौसम का कारण पृथ्वी का सूर्य से दूरी नहीं, बल्कि उसका अपनी धुरी पर झुकाव है। वाह, ये तो वाकई नजरिया बदल देने वाली बात है। सही में। अब एक अलग विषय पर आते हैं जिसे हम सबने देखा है, टूटता तारा। क्या ये सच में कोई तारा होता है जो टूट कर गिरता है? नहीं, ये एक और आम गलतफहमी है। जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, वो असल में उल्का यानी मीटियोर होता है। उल्का मतलब पत्थर के टुकड़े? हाँ, पत्थर या धातु के छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक ग्रहों की तरह। तो फिर ये हमें गिरते हुए क्यों दिखते हैं? जब ये उल्का अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये जलने लगते हैं। हाँ, हमारे वायुमंडल की एक परत है मध्यमंडल या मेसोस्फीयर। जब ये उल्का बहुत तेज रफ्तार से उस परत में घुसते हैं, तो हवा के घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण ये तेजी से जलने लगते हैं। और हमें जो रोशनी की एक लकीर दिखती है, वो असल में इनकी जलने की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, ज्यादातर तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने पृथ्वी के घूमने से लेके उसके साल भर के सफर, मौसमों के बनने, लीप वर्ष के गणित और यहाँ तक कि टूटते तारों के रहस्य को भी समझा। हाँ, और ये सब कुछ एक सटीक खगोलीय व्यवस्था के तहत काम करता है। ये दिखाता है कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है। हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा झुकाव ही उसे वो दुनिया बनाता है जिसे हम जानते हैं। बिल्कुल, जिसमें अलग अलग मौसम है, बदलती जलवायु है और जीवन की इतनी विविधता है। और अब सुनने वालों के लिए एक विचार। हमने पृथ्वी की गति और उसके प्रभावों की बात की, लेकिन ये नियम सिर्फ हमारे ग्रह तक सीमित नहीं है। हाँ, सौर मंडल के हर ग्रह का अपना झुकाव है, अपने दिन की लंबाई है और अपने साल की अवधि है। तो जरा सोचिए, यूरेनस जैसे ग्रह पर मौसम कैसे होंगे, जो लगभग अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है? या किसी ऐसे ग्रह पर जहां कोई झुकाव ही ना हो, उसकी दुनिया कैसी होगी? आज हमारे सामने खगोलीय यांत्रिकी मतलब सेलेस्टियल मैकेनिक्स से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। तो हम सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिर्फ 3 पिंड, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इनकी बदलती पोजीशन हमारे ग्रह पर ग्रहण और ज्वार भाटा जैसी घटनाएं पैदा करती है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। इन सभी घटनाओं के केंद्र में एक शब्द है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, सिजिगी। सिजिगी? इसका क्या मतलब है? सिजिगी असल में एक बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है। ये वो खगोलीय स्थिति है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, बस। अच्छा, सिर्फ एक सीधी रेखा में? जी, लेकिन ये एक सीधी रेखा ही हमारे ग्रह पर होने वाली कई बड़ी घटनाओं की आप कह सकती हैं जड़ है। और ये रेखा 2 मुख्य तरीकों से बन सकती है। ओके। पहला तरीका है युति, जिसे अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। ये अमावस्या यानी न्यू मून के दिन होता है। इसमें क्रम होता है सूर्य, फिर बीच में चंद्रमा और आखिर में पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है? बिल्कुल। और दूसरा है व्युति, जिसे ऑपोजिशन कहते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर सूर्य के ऑपोजिट होता है, मतलब ठीक दूसरी तरफ। अच्छा। ये पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन होता है और इसमें क्रम बदल जाता है, सूर्य, फिर बीच में पृथ्वी और फिर चंद्रमा। समझ गया। तो सिजिगी इन दोनों सिचुएशंस के लिए मतलब एक कॉमन नाम हो गया। हाँ, एक तरह का अम्ब्रेला टर्म है। मतलब जब भी ये तीनों एक लाइन में आए, चाहे चांद बीच में हो या पृथ्वी, उसे सिजिगी कहेंगे। जी, बिल्कुल। और यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही सीधी रेखा हमें आसमान में मतलब सबसे नाटकीय दृश्यों में से एक तक ले जाती है, ग्रहण। एकदम सही। ग्रहण का सीधा सा मतलब है परछाई का खेल। जब भी ये तीनों एक लाइन में आते हैं, कोई ना कोई किसी की परछाई में आ जाता है। पहले सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। ये हमेशा युति की स्थिति में होता है, अमावस्या के दिन। हाँ,
अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच वो छोटा सा चंद्रमा आता है तो वो अपनी परछाई पृथ्वी पर डालता है और पृथ्वी के जिस हिस्से पर वो परछाई पड़ती है वहां के लोगों के लिए सूर्य कुछ देर के लिए ढक जाता है। बस इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अच्छा, तो सूर्य ग्रहण में चांद की परछाई हम पर पड़ती है, तो क्या चंद्र ग्रहण में हमारी यानी पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है? क्या हम एक तरह से अपनी ही परछाई को चांद पर पड़ते हुए देख रहे होते हैं? क्या बेहतरीन सवाल है। हाँ, बिल्कुल यही होता है। चंद्र ग्रहण वियुति की स्थिति में होता है, पूर्णिमा की रात को। ओके। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो पृथ्वी अपनी विशाल छाया चंद्रमा पर डालती है और उस छाया की वजह से पूर्णिमा का वो चमकता चांद या तो दिखना बंद हो जाता है या फिर अक्सर एक धुंधला तांबे जैसा लाल रंग का दिखने लगता है। अच्छा, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। जी हाँ, वही। तो हाँ, आप अपनी ही दुनिया की परछाई को देख रहे होते हैं। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आता है, तो फिर हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? ये बहुत अच्छा और जरूरी सवाल है। इसका जवाब चंद्रमा के कक्षा के झुकाव में छिपा है। झुकाव में? हाँ, देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक रास्ते पर घूमती है ना? जी। और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर एक रास्ते पर घूमता है, लेकिन उसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के एकदम सीध में नहीं है। वो लगभग 5 डिग्री झुकी हुई है। अच्छा, तो वो एक ही प्लेन पर नहीं है? बिल्कुल। ज्यादातर समय इसी 5 डिग्री के झुकाव की वजह से अमावस्या के दिन चंद्रमा की परछाई पृथ्वी के या तो थोड़ा ऊपर से या थोड़ा नीचे से निकल जाती है, पृथ्वी पर पड़ती ही नहीं। ओह। और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी की परछाई भी चांद के ऊपर या नीचे से निकल जाती है। ग्रहण सिर्फ तभी होता है जब ये तीनों न सिर्फ एक सीधी रेखा में हो, बल्कि घूमते घूमते उस खास पॉइंट पर आ जाए जहां उनकी झुकी हुई कक्षाएं एक दूसरे को काटती हैं। वाह, तो ये सिर्फ एक लाइन में होना ही काफी नहीं है, उनका एक ही लेवल पर होना भी जरूरी है। एकदम सही। इसीलिए ये घटना हर महीने नहीं होती। और इसी से जुड़ा एक तथ्य इन नोट्स में है कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं, सूर्य और चंद्र मिलाकर। सही कहा। पहले ये संख्या मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये संयोग साल में कुछ ही बार बनता है। जी, अब चलिए इसी सीधी रेखा यानी सिजगी के दूसरे असर पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का खेल। हाँ, जो दिखता कम है लेकिन महसूस ज्यादा होता है हमारे महासागरों पर। ज्वार और भाटा यानी टाइड्स, समुद्र के जल स्तर का एक लय में ऊपर उठना और नीचे गिरना है। इसे आप समुद्र की सांसें भी कह सकती हैं। समुद्र की सांसें? वाह। नोट्स के मुताबिक इसके पीछे 2 मुख्य ताकतें काम करती हैं। पहली और सबसे मुख्य है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, जो पानी को अपनी तरफ खींचता है। हाँ, और दूसरी ताकत थोड़ी कम समझी जाती है, वो है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से पैदा होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल। जी, अपकेंद्रीय बल। ये पानी को बाहर की तरफ धकेलता है, ठीक वैसे ही जैसे गोल गोल घूमने वाले झूले पे आप बाहर की ओर एक खिंचाव महसूस करते हैं। तो इन दोनों ताकतों, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का धक्का, इनके संतुलन से ही ज्वार भाटा पैदा होता है। और नोट्स में 2 तरह के ज्वार का जिक्र है, उच्च ज्वार और लघु ज्वार। मुझे लगता है इसका कनेक्शन भी सीधा सिजगी से ही होगा। बिल्कुल। उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड तब आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सिजगी में होते हैं, यानी एक सीधी रेखा में। हाँ, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही दिन। जरा सोचिए, इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर एक ही दिशा से पानी को खींच रहे हैं। तो उनकी ताकतें जुड़ जाती हैं। सही पकड़ा, उनकी गुरुत्वाकर्षण की ताकतें जुड़ जाती हैं और नतीजा, ज्वार सामान्य से लगभग 20% ज्यादा ऊंचा उठता है। और ये 20% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन असल दुनिया में इसका असर तो जबरदस्त होता होगा। जबरदस्त से भी ज्यादा। नोट्स में कनाडा की फंडी की खाड़ी का जिक्र है, जहां इसी स्प्रिंग टाइड के दौरान पानी का स्तर 15 से 18 मीटर तक उठ जाता है। क्या 15 से 18 मीटर? एक मिनट, ये तो यकीन करना मुश्किल है। जी, मतलब अगर कोई किनारे पर खड़ा है तो कुछ ही घंटों में पानी का लेवल एक 5-6 मंजिला इमारत जितना ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर ये सच है। ये दुनिया का सबसे नाटकीय ज्वार है। कमाल है। अब बात करते हैं लघु ज्वार या नियपटाइड की। ये तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा
पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाते हैं। राइट एंगल पर। हाँ, ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होता है। इस स्थिति में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण एक तरफ खींचता है और चंद्रमा का दूसरी तरफ। वो एक दूसरे के असर को काटते हैं। अच्छा, तो वो एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। जी, इससे ज्वार सामान्य से 20% छोटा या कह सकते हैं कमजोर आता है। तो सब कुछ ज्यामिति का खेल है। सीधी रेखा मतलब सबसे शक्तिशाली ज्वार और समकोण मतलब सबसे कमजोर ज्वार। बिल्कुल। अच्छा, इन ज्वार के आने जाने का कोई तय समय भी होता है? हाँ, और ये भी बहुत दिलचस्प है। नोट्स में बताया गया है कि किसी भी जगह पर एक ज्वार और उसके अगले ज्वार के बीच में ठीक 12 घंटे का नहीं, बल्कि 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है। ये अतिरिक्त 26 मिनट क्यों? इसका कारण भी चंद्रमा ही है। वो कैसे? सोचिए, पृथ्वी ने 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा किया, लेकिन इस दौरान चंद्रमा अपनी कक्षा में चुपचाप खड़ा तो नहीं था। वो भी थोड़ा आगे बढ़ गया। सही है। तो पृथ्वी के उस हिस्से को वापस चंद्रमा के ठीक नीचे आने के लिए थोड़ा और घूमना पड़ता है। अच्छा, जिसमें करीब 52 मिनट लगते हैं। इसलिए दो उच्च ज्वारों के बीच 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है और एक उच्च और एक निम्न ज्वार के बीच उसका आधा यानी 12 घंटे 26 मिनट। ये तो कमाल की जानकारी है। और भारत के बारे में भी नोट्स में कुछ बताया गया है। फंडी की खाड़ी जैसा तो नहीं, पर हमारे यहाँ सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? भारत में सबसे उच्च ज्वार गुजरात में कच्छ की खाड़ी के ओखा तट पर दर्ज किया जाता है। ओखा तट पर? जी, इसकी ऊंचाई लगभग 2.7 मीटर होती है। फंडी की खाड़ी के 18 मीटर के मुकाबले ये काफी कम है, लेकिन भारतीय तटों के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो एक ही मूल कॉन्सेप्ट है, सीजीजी, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में आना। जब युति की स्थिति में चांद बीच में आता तो उसकी परछाई पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण पैदा करती है। सही। जब व्यदति में पृथ्वी बीच में आती है तो उसकी परछाई चांद पर चंद्र ग्रहण पैदा करती है। जी। और यही दोनों स्थितियां मिलकर काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण से महासागरों में उच्च ज्वार लाती हैं। और जब ये तीनों एक समकोण बनाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और लघु ज्वार आता है। ये सब कुछ खगोलीय ज्यामिति का एक खूबसूरत नृत्य है।